Hello, my dear students. I hope everybody is fine today, and I'm here with you all with a new spoken course. As I have promised to you all, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम आप लोगों के बीच में एक नया स्पोकन कोर्स 30 डेज का लेके आएंगे, मैं उपस्थित हूँ और सबसे फर्स्ट डे है आज। डे 1 से हम लोग बेहतर इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बेहतर रूप में समझते हैं। First of all, I thought that I must teach you what is subject, what is verb and what is object. That is very much important. Why I am talking that? Because अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तो आप क्या है इंग्लिश को बेहतर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सबसे बेसिक चीज़ें मानी जाती हैं। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि 30 डेज में मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको क्या करने वाला हूं ना, इसका जो पीडीएफ है वो ऐप में अपलोड कर दूंगा। जो करियर फाउंडेशन का ऐप है वहां पे इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने से क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सब्जेक्ट के विषय में। ऑलराइट, देखिए तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने क्या डाला है, कुछ फोटो डाला है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं, आई हैव जस्ट एडेड सम इमेजेस हियर, यू कैन सी हियर। फर्स्ट वाली जब आप इमेज में देखेंगे तो पहली वाली इमेज में आपको क्या दिख रही है ना, एक ऑक्स है। एक ऑक्स है जो काम कर रहा है, क्या है, खेत में। एक किसान भी है जो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी याद रखिएगा, जो भी क्या बोलते हैं, कोई भी काम को करता है, यानी कि जो वस्तु या व्यक्ति आप कह सकते हैं कोई भी काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यही चीज को मैं बताना चाहता था आपको। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैल क्या काम कर रहा है, तो ऑक्स अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे किसान अगर काम कर रहे हैं तो किसान क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या है, एक मैकेनिक है ना, मैकेनिक है। मैकेनिक का मतलब होता है मिस्त्री काम कर रहा है, तो ये क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है। यानी कि हिंदी में जिसे आप लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। देखिए नीचे में क्या है, टीचर यहाँ पे पढ़ा रही है, तो टीचर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि टीचर आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, एक सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि सीधा आप याद रखेंगे, जो भी क्या है एक्शन को करेगा, यानी कि काम को करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब तो मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से ये बातें बता दी कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे आप इस बात को समझ सकते हैं, इसका डेफिनेशन को देखकर। डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि द सब्जेक्ट इज द लीडर ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी वाक्य का क्या होता है, एक लीडर माना जाता है। क्योंकि अगर लीडर नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी क्या बोलते हैं, आंदोलन नहीं हो पाएगा। उसी तरह से वाक्य में अगर सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य अधूरा लगता है, वाक्य कभी कंप्लीट नहीं माना जाता है। या तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम एट द स्टार्ट ऑफ अ क्या सेंटेंस, यानी कि एक सब्जेक्ट जो सेंटेंस का होता है वो स्टार्टिंग में जनरली आता है। लेकिन ये परिभाषा आपका 100% सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में नहीं आता है। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे में ना आपकी सहूलियत के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। लेट्स सी दैट, ठीक है, लेट्स सी दैट। आप उस एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है, आप उस एग्जाम्पल को यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जैसे एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी चीजों को। चलिए 1 सेकेंड। एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने बोला सीमा इज वर्किंग एट होम। क्या है मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट, सीमा इज वर्किंग एट होम। तो यहां पे सीमा क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि सीमा कुछ ना कुछ काम कर रही है। आप इस सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं। इसके आप हिंदी क्या बोलते हो, आप हिंदी इसकी कर्ता बोलते हो। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे ही इज टीचिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि पढ़ाने का जो काम है वो पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं, ही कर रहे हैं। तो अगर पढ़ाने का काम ही कर रहे हैं तो वाक्य में क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट ही बन जाएगा। पहले वाले में कौन हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। अब मैंने एक परिभाषा आपको बताई थी कि स्टार्टिंग में आता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है दोनों में क्या है, स्टार्टिंग में ही आया हुआ है। दोनों में अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही आया, बट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी स्टार्टिंग में नहीं भी आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब
नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट तो आप समझ गए, यानी कि जो काम को करने वाला है। एक छोटा सा अगर मैं शब्द में लिखूं तो ऐसे मैं बोल सकता हूं डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। डूअर ऑफ एन एक्शन यानी कि जो काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, वर्ब, ठीक है। तो वर्ब हम किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब जो नॉर्मली आपका होता है ना, जो काम को दिखाता है, ठीक है, जो काम को दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है जी। जैसे यहां पे लिखा हुआ, क्या लिखा बोलिएगा, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी कि जो काम को दिखाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझने के लिए ना आपको क्या करना चाहिए, आपको इसका नीचे का जो इमेज हमने ऐड किया, आपकी सहूलियत के लिए वो इमेजेस हमने ऐड किया है, आपको उसे देखना चाहिए। देखिए कैसे, यहां पे देखिए वर्ब अगर समझना है तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्या है यहां पे, सिंगिंग। तो सिंगिंग क्या है, अपने आप में एक काम है। गाना गाना क्या है, अपने आप में काम है, तो ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट क्या आपका, रीडिंग। तो रीडिंग यानी कि पढ़ना, पढ़ना क्या है, अपने आप में काम है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद क्या है आपका, रनिंग। तो रनिंग क्या है, दौड़ना एक काम है। तो जो भी काम को प्रदर्शित करता है, जिस वर्ड से आपका काम दिखता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब का और भी कुछ परिभाषा मैं थोड़ा सा आपको डिनोट करना चाहूंगा बगल में। वर्ब ना जिस हिंदी शब्द के अंत में ना हो, ठीक है, ऐसे भी आप याद रखिएगा, कंटेंस ना एट द एंड ऑफ हिंदी मीनिंग, यानी कि जहां पर भी कोई भी हिंदी वर्ड दिखे इसके अंत में आपको ना दिख जाए। जैसे आप एग्जाम्पल बोलेंगे, खेलना, कूदना, जाना, आना, पढ़ना, पढ़ाना, तो सबके अंत में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, सबके अंत में आपको ना दिखाई पड़ रहा है। दूसरा इसका क्या होता है, 5 फॉर्म्स होता है। इट हैज 5 फॉर्म्स, इसके ना 5 रूप होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा, जैसे आप जानते हैं गो, गो क्या है, V1 है। V2 की बात करेंगे तो V2 क्या होता है आपका, वेंट होता है। अगर V3 की आप बात करेंगे, V3 इज गॉन, ऑलराइट। V4 इज गोइंग, and you can see here that is V5, V5 is goes. Okay, so these are the 5 forms. Alright, so a verb always contain 5 forms you can say. इसका अपना क्या होता है, 5 रूप होता है जी। तो ये बात को आप समझ गए। कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। पहला क्या है, सी डांसेज ऑन द स्टेज, यानी कि वो कहाँ पे नाच रही है, तो स्टेज पर नाचती है ना। तो ये नाचना क्या हो गया, अपने आप में वर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि ये काम को दिखाता है। दूसरी बात बोलेंगे क्यों, तो क्योंकि इसके हिंदी वर्ड के अंत में क्या है आपका, ना है। तीसरा अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे देखिए इसका 5 रूप भी हो सकता है, डांस, डांस, डांस। तो बात को समझ गए। अब देखिए वर्ब ना कभी कभी एक वाक्य में 2 वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे क्या है और गोन, दोनों अपने आप में वर्ब है। तो नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि एक वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं। नॉर्मली अगर बात करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है, मीन वर्ब होता है। तो भी हम आगे बात करेंगे, जो आपको हम समझाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, मेन वर्ब कौन सा होता है। और यहाँ पे जैसे आई हैव अ पेन, तो हैव का मतलब मत सोचिएगा सर ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब रखना भी तो होता है। अब आपके दिमाग में ये समस्या होगा, ये प्रॉब्लम होगा, एक क्वेश्चन, देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, just how can I recognize that is this a helping verb or is this a main verb? How can I recognize that? I'm giving you some tips, don't worry for that. देखिए हम लोग आगे बात करते हैं कुछ टिप्स के विषय में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं जैसे मैंने आपको बोलना है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, मैं इस चीज को डील कर दूं पहले, कि वर्ब के 2 टाइप्स होता है। पहला क्या होता है, मेन वर्ब, दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है बोलिएगा, प्रिंसिपल वर्ब। आपका हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब क्या है कि अगर किसी वाक्य में 2 वर्ब होगा, ये बात याद रखिएगा, तो पहला वाला हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा वाला क्या होता है, हमेशा मेन वर्ब होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब होगा
तो पहला वाला जो होगा दैट विल बी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा वाला क्या होता है, हमेशा मेन वर्ब होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं, मैंने आपसे कहा, ठीक है, हमने आपसे कहा कि आई हैव गॉन टू पटना। ठीक है, हमने क्या कहा आपको, आई हैव गॉन टू पटना। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। तो आई हैव गॉन टू पटना अगर हमने आपसे कहा, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहां पे दो वर्ब है। एक वर्ब क्या है, हैव, दूसरा वर्ब क्या है आपका गॉन। तो मैंने क्या बोला अभी कि अगर दो वर्ब कहीं पे भी आपको दिखाई पड़ता है तो पहला वाला क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं। अब गॉन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, जिसे आप मुख्य क्रिया का नाम देते हैं। लेकिन नीचे वाले में क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी वाक्य में एक ही क्या होता है, अगर सिंगल वर्ब होता है, अगर किसी में क्या होता है, सिंगल एक ही वर्ब अगर दिखे तो हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। जैसे मैं यहां पे आपको बोलता हूं, मैंने एग्जाम्पल लिखा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब आपके मन में ना एक कंफ्यूजन आ गया होगी, सर हैव तो यहां भी है और हैव यहां भी है, तो हैव यहां पे मेन वर्ब क्यों हो गया? क्योंकि मैंने अभी बताया कि नियम क्या कहता है, दो वर्ब होगा तो पहला वाला आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, दूसरा वाला क्या होगा, मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर एक ही वर्ब है तो ये हमेशा क्या बनता है, मेन वर्ब। इसीलिए यहां पे देखिए, अगर मेन वर्ब ये है तो इसका 5 रूप भी होता है, क्योंकि मेन वर्ब का मैंने पहले बताया जिसके 5 रूप होते हैं। बोलेंगे हैव का 5 रूप कौन कौन सा होता है, तो आई कैन मेंशन हियर, जैसे V1 की अगर इसकी हम बात करेंगे तो क्या होता है, हैव होता है। अगर इसकी V2 की हम बात करें तो V2 इसकी क्या होती है, हैड होती है। V2 एंड V3 दोनों सेम होता है, ठीक है, हैड ही होता है। V4 क्या होता है इसका, हैविंग होता है, हैविंग। एंड V5 की बात करें तो V5 इसका हैज होता है। V5 क्या होता है, हैज। तो मेन वर्ब के 5 रूप, समझ में मेरी बात को? ये मत सोचिएगा कि सर यहां भी हैव है, यहां ऐसा नियम है। दिस इज अ रूल दैट if a sentence contains two verb, then first is helping and second is main verb, and if a sentence has a single verb then it's always the main verb। तो ये कॉन्सेप्ट आपका मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग बोलते हैं सर इंग्लिश हार्ड है, इंग्लिश कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है, इंग्लिश तो हार्ड है ही नहीं, बस आप क्या है सोच नहीं पाते इसलिए आपको इंग्लिश हार्ड लगता है ना। इंग्लिश हार्ड नहीं है, अब मैं आपके लिए बिल्कुल आसान बना दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू एवरीबॉडी, ठीक है, ये क्या है, मेरा सबसे ना प्रॉमिस है, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, जैसे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप इस बातों को समझिएगा ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट आपको समझ में अच्छी तरह। देखिए काम का ना जिसपे प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसपे प्रभाव पड़ेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे आप एक इस पिक्चर में देख सकते हो, लड़की क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है। तो लड़की है, लड़की काम कर रही है, तो लड़की क्या हो गई, आपकी सब्जेक्ट हो गई। वो काम क्या कर रही है, पढ़ना, तो अगर हम बोलेंगे रीड इस जगह पे, तो रीड क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो काम को दिखाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब। और काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो किताब पे पड़ रहा है, तो बुक यहाँ पे क्या है, अपने आप में ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने इमेज दिया है कि यहां पे क्या है, जो टीचर है, तो अगर द टीचर की अगर हम बात करेंगे तो टीचर क्या हो जाएगा, अपने आप में आपका टीचर, यानी कि टीचर काम कर रही है, जो काम कर रही है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी सब्जेक्ट। क्या कर रही है, तो पढ़ा रही है, तो यानी कि टीचिंग, यानी कि टीच कर रही है, तो टीच क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। एकदम इत्मीनान से बातों को समझिएगा। और ये पढ़ा किसको गई, यानी कि काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इंपैक्ट, द क्या है, इंपैक्ट ऑफ द एक्शन इज जस्ट गोइंग टू द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स पे काम का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम दिखाता है उसे वर्ब कहते हैं, काम का जिस वस्तु पे काम का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं जी।
देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैंने और एक एग्जांपल दिया आपके लिए समझने के लिए। बोल रहा है कि ये लड़के देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अगर आप बात करेंगे इसमें सर बोलेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो द बॉयज होगा, क्योंकि लड़के काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, तो प्ले का काम कर रहे हैं, तो यानी कि वर्ब क्या हो गया, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो फुटबॉल में पड़ गया, तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वही बात को हमने यहाँ पे परिभाषा के रूप में लिख दिया है। कुछ मैंने एग्जाम्पल भी आपके लिए पेश किया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि द वर्ड क्या है, द वर्ड विच shows द डोमिनेशन ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो काम के प्रभाव का, यानी कि क्या बोलते हैं, काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है या काम का प्रभाव जो शब्द दिखाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। नीचे हमने आपको बहुत भली भांति समझाया, तो मुझे नहीं लगता परिभाषा का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर स्पीकिंग इंग्लिश डेफिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नोबडी विल आस्क यू अबाउट द डेफिनेशन। इट इज वेरी क्लियर कट अबाउट द स्पोकन दैट व्हेनेवर you are trying to talk, there must be everything clear in your mind. All right, for speaking English 100% grammar is not required. Keep it in your mind for the whole life. चलिए आगे बढ़ जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हमने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपके लिए। है कोमल इज ब्रिंगिंग अ बुक, तो यहाँ पे कोमल क्या कर रही है, किताब ला रही है, तो काम का प्रभाव किसे पड़ा, अब बुक पे, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो काम का प्रभाव किसे पड़ गया, फुटबॉल पे, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सी इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, वो किसको पढ़ा रही है, तो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, यानी कि काम का जो प्रभाव है, काम का जो इम्पैक्ट है, वो किस पे पड़ गया, आपका स्टूडेंट पे पड़ गया। ठीक है, जो मैंने ऊपर में आपको बताया था। अब सवाल है कि सर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है कि प्रोनाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है कि वर्ब होता है, क्या होता है एक्चुअल में। तो देखिए मेरी बात को याद रखिएगा, कभी भी एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों या तो नाउन हो सकते हैं, नाउन का मतलब कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो वो क्या होगा, वो आपका प्रोनाउन होगा, यानी कि नाम के बदले में जो आता है। ठीक है, नाउन के जो बदले में आता है, मैं शॉर्ट में आपको लिख देता हूं, नाउन के बदले में। ऑलराइट जी, जो नाउन के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। मैंने पहले बोला डेफिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ऑलराइट, चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पर्सन के विषय में। कई बार आपने पर्सन सुना होगा, कई बार आपको कंफ्यूजन भी होता है कि पर्सन किसे कहते हैं। तो देखिए पर्सन सभी लोग जानते हैं, तीन तरह के पर्सन होते हैं। पर्सन कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के पर्सन होते हैं। पहला क्या होता है, आपका फर्स्ट पर्सन होता है। दूसरा क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। तीसरा क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो हमेशा याद रखिएगा, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। जो बोलता है, जो स्पीकर होता है, वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन में आता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। नीचे का आप इमेज देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कौन बोल रहा है। ठीक है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी कि जिसको स्पीकर कहते हैं ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर। अब जो सुनता है, ठीक है, जो भी व्यक्ति क्या करता है, सुनता, उसे हम लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाला व्यक्ति, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप कौन सा हो गए, आप हमारे लिए सेकेंड पर्सन हो गए। और उसमें यू आता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, फिर नीचे मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, द लिसनर इज क्या है, कॉल्ड द सेकेंड पर्सन। जो लिसनर होते हैं वो आपके सेकेंड पर्सन में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ना चीज़ों को आसान बनाइए। स्पोकन हार्ड नहीं है। आप लोग दिमाग में बैठा लिए कि सर इंग्लिश बोलना बहुत हार्ड है। भैया कोई हार्ड नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप सिर्फ मेहनत नहीं करते। मैं हूं ना यहाँ आपको सिखाने के लिए। हम 30 डेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन सिखाएंगे। बिल्कुल, डेली एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आप उन वीडियोस को देखिए, बोलने का कोशिश कीजिए। हमेशा हमने बोला है कि जितना आप बोलेंगे उतना ही आपकी स्पीकिंग बेटर होगी। थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, हम जिसके विषय में बात करते हैं। जैसे हम लोग 4-5 दोस्त आपस में घूमते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए पता है श्याम आज नहीं आया। तो हमने क्या किया, हमने पंकज से श्याम के विषय में पूछा, तो श्याम कौन हो गया, यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया।
आई हमने पूछा, मैं फर्स्ट पर्सन, पंकज मानी यू से मैंने पूछा तो वो सेकंड पर्सन, हमने किसके विषय में बात की, श्याम के विषय में, तो थर्ड पर्सन हो गया। श्याम इज एक्चुअली थर्ड पर्सन हियर, यू कैन से दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं, यहाँ पे गीता के विषय में बात की हुई, तो गीता क्या हो गई, यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गई। चलिए, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा मैंने एक चार्ट लिख दिया है, ठीक है, यानी कि चार्ट वो समोसा चार्ट नहीं है, ठीक है। पर्सन को हमने डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड वी आता है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है आपका, यू और यू। लेकिन कभी कभी ना लोगों को लगता है कि ये दोनों यू अपने आप में सेम है। No, my dear student, I want to make you understand that both are not same. Actually, there is a slight difference. This is singular. That means the Hindi meaning of this one is tum or aap. And if you will talk about this one, the Hindi meaning of this one is तुम लोग और आप लोग, तुम लोग और आप लोग। तो इसमें थोड़ा चेंजिंग है, आप ऐसा मत सोचिए कि दोनों सेम है, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम दिस पीडीएफ। ये आगे का नेक्स्ट डे के लिए है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इफ यू enjoyed the videos, kindly share with your friends, थोड़ा सा व्हाट्सएप में लगा दीजिए, स्टेटस में वीडियो को डाल दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैंने क्या एक जिम्मा उठाया है कि 30 डेज में आपको मैं इंग्लिश के लिए एनेबल कर दूंगा, एंड दैट माय प्रॉमिस दैट एवरीबॉडी विल स्पीक इंग्लिश विद इन 30 डेज। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।